The topic chemical coordination and integration. This chapter is for class 11th as well as NEET. Basically, to control our body, there are two systems. First is nervous system and the other is endocrine system. So today we are dealing with endocrine system, and for that endocrine system the topic I have given the name chemical coordination and integration. Why it is called as chemical coordination? बिकॉज एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी कुछ हमारी बॉडी कंट्रोल्ड होती है दैट इज बाय मींस ऑफ केमिकल मैसेंजर्स. दीज केमिकल मैसेंजर्स आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. नाउ व्हाट आर दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स मींस डक्टलेस ग्लैंड. ऐसे ग्लैंड जिनमें डक्ट या कोई पाइपलाइन उनकी खुद की ना हो, उनका सिक्रीशन डायरेक्टली दे पोर देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड. तो एंडोक्राइन ग्लैंड मींस ऐसे ग्लैंड जिनका अपनी खुद की कोई डक्ट ना हो, मींस डक्टलेस ग्लैंड. तो डक्टलेस ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी सब्सटेंस सिक्रीट होके बाहर आता है उसको हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर. ओके, बिकॉज ये जो केमिकल मैसेंजर है ये इस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलकर कहीं भी जाकर बॉडी के जिस भी ऑर्गन में जाके वहां अपना एक्शन परफॉर्म करेगा. दीज केमिकल मैसेंजर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑटोकॉइड्स और हॉर्मोन्स. ये है मेन टर्म हॉर्मोन्स, जिसको हम अभी तक कह रहे थे केमिकल मैसेंजर्स या ऑटोकॉइड्स. इन्हीं को हॉर्मोन्स कहा था स्टार्लिंग ने. ये जो हार्मोन टर्म है ये स्टार्लिंग ने दिया था. एंड दिस हार्मोन इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक टर्म नोन एज हार्मन. हार्मन टर्म से ये हार्मोन जो है डिराइव हुआ है, और इस हार्मन का मतलब होता है टू एक्साइट. क्लियर? दैट मीन्स जो हार्मोन होते हैं वो किसी ऑर्गन को जाके एक्साइट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. That means these hormones excite a particular organ and affect their functioning. Now in class 10th you have studied in brief about endocrine system, about hormones. So there are various endocrine glands secreting different type of hormones which are affecting our body in various ways. So this entire system means the entire endocrine gland. This comprises of a system known as endocrine system, and the study of this endocrine system along with its hormone is known as endocrinology. So what is endocrinology? It is basically the branch of science that deals with the study of endocrine system, endocrine glands and their hormones. यहाँ पर आप दो नाम याद रखिएगा, बेलिस एंड स्टार्लिंग. ये इस एंडोक्राइनोलॉजी के फाउंडर्स हैं. इन्होंने ही इस एंडोक्राइनोलॉजी की शुरुआत की थी, और हार्मोन्स या एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी का जो क्रेडिट है वो बेलिस और स्टार्लिंग को कहा दिया जाता है. और इसीलिए एंडोक्राइनोलॉजी के जो फाउंडर्स हैं उनकी जगह पर नाम हम लेते हैं बेलिस एंड स्टार्लिंग. इन दोनों ने मिलकर जो पहला हार्मोन डिस्कवर किया था वो था सिक्रीटीन. द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड वाज सिक्रीटीन. इट वाज डिस्कवर्ड बाय द सेम बेलिस एंड स्टार्लिंग. फर्स्ट हार्मोन सिक्रीटीन डिस्कवर किया था जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पाया जाता है. ये जो सिक्रीटीन हार्मोन है आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा कि सिक्रीटीन हार्मोन हेल्प्स इन डाइजेशन. ठीक है, तो ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का मतलब इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, इनर लाइनिंग होती है, उसमें ये हार्मोन पाया जाता है. सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन कि पहला हार्मोन कौन सा डिस्कवर हुआ था और किसने डिस्कवर किया था, तो जो फर्स्ट हार्मोन था वो सिक्रीटीन डिस्कवर हुआ था एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग. तो अब तक मैंने बताया आपको कि हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ऐसे ग्लैंड जिनकी अपनी कोई डक्ट या पाइपलाइन नहीं होती है, तो ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. इसके अलावा हमारी बॉडी में दो ग्लैंड्स और हैं, दो तरह के ग्लैंड्स और पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन. तो एंडोक्राइन तो मैंने आपको बता दिया कि डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं. नाउ एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन क्या होते हैं? आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर भी एक तरह का ग्लैंड है. ठीक है, ये बाइल प्रोड्यूस करता है. तो लीवर से जो डक्ट आती है वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में आती है, इंटेस्टाइन में ओपन होती है, उसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट. ठीक है, वो बाइल लेके आती है. तो ये लीवर एक ऐसा ग्लैंड है जिसमें डक्ट प्रेजेंट है. या आपने पढ़ा होगा सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारे चीक्स में प्रेजेंट होता है यहाँ पर. तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है इनकी भी डक्ट्स होती हैं जो कि ओरल कैविटी में आके खुलती हैं. तो ये दोनों ही ग्लैंड्स जो एग्जांपल मैंने आपको दिए, लीवर या सलाइवरी ग्लैंड, इन दोनों में डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, और इन डक्ट्स के थ्रू लीवर से बाइल या सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है. तो इसमें ऐसे ग्लैंड्स जिनमें की डक्ट प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड. जिसमें डक्ट नहीं थी उसको हम बोल रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड. तो दो तरह के ग्लैंड यहाँ पर क्लियर हो गया आपको कि डक्टलेस ग्लैंड जिनमें डक्ट नहीं प्रेजेंट होती हैं
वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं और इनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के थ्रू जाता है, क्योंकि इनकी अपनी खुद की कोई डक्ट होती नहीं है, तो इनमें जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं ये अपने हार्मोन ब्लड को दे देते हैं और ब्लड फिर उस हार्मोन को लेके चला जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर एक्सोक्राइन के केस में क्या है, इनकी अपनी स्पेशल डक्ट्स होती हैं और उस डक्ट के थ्रू जो भी इनके सिक्रीशन होते हैं वो रिलीज होते हैं। एंड नाउ द लास्ट टाइप ऑफ ग्लैंड दैट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन का मतलब होता है कि दोनों तरह के होना, ये एंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं। एग्जाम्पल दे के आपको बताता हूँ, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज में क्या क्या रिलीज होता है, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के एंगल से देखिए तो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ इंटेस्टाइन में आगे खुलता है। तो इस हिसाब से पैंक्रियाज हो गई एक्सोक्राइन, क्योंकि उसमें पैंक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट है और उस पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैंक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में आके पोर हो रहा है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से पैंक्रियाज क्या हुए, एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन अगर हम दूसरा फंक्शन बात करें पैंक्रियाज के, पैंक्रियाज से दो हार्मोन भी रिलीज होते हैं, ये भी आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये दोनों ही शुगर लेवल जो है बॉडी में उसको रेगुलेट करते हैं। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये जो दो हार्मोन्स हैं ये पैंक्रियाटिक डक्ट से रिलीज नहीं होते, ये दोनों जो पैंक्रियाज रिलीज करती है हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन, दीज आर रिलीज बाय मीन्स ऑफ ब्लड, ये डायरेक्टली ब्लड में पोर होते हैं। तो पैंक्रियाज का डुअल रोल हो गया। डुअल रोल कैसे हो गया, एक तो ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहा है बाय मीन्स ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट, तो ये एक्सोक्राइन हो गया। दूसरा, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम के दो हार्मोन रिलीज कर रहा है जो कि बाय मीन्स ऑफ ब्लड बॉडी में पहुंच रहे हैं, तो ये एक्सोक्राइन भी हो गया, एंडोक्राइन भी हो गया। तो ऐसे ग्लैंड्स जो कि एक्सोक्राइन भी होते हैं और एंडोक्राइन भी होते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। हेट्रोक्राइन का एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, गोनैड्स। गोनैड्स के दो फंक्शन होते हैं, गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ये गैमीट्स फॉर्म करते हैं, और दूसरा ये सेक्स हार्मोन भी रिलीज करते हैं। तो सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस जो कि मेल गोनैड है, तो ये स्पर्म या सीमेन रिलीज करता है। गैमीट, अगर स्पर्म की बात करें तो गैमीट जो रिलीज होते हैं बाय मीन्स ऑफ डक्ट रिलीज होते हैं, तो ये क्या हो गया, डक्ट, एक्सोक्राइन, ठीक है। लेकिन जो इससे हार्मोन रिलीज होता है टेस्टिस से, टेस्टोस्टेरोन, वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है, तो क्या हो गया, ये एंडोक्राइन। तो ऐसा अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो गोनैड्स भी गैमीट रिलीज कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ डक्ट और हार्मोन रिलीज कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ ब्लड, तो इसलिए ये भी हेट्रोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। क्यों केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज हुआ, अब ये इंसुलिन हो गया केमिकल मैसेंजर, इंसुलिन एक हार्मोन है ना, तो इंसुलिन हो गया केमिकल मैसेंजर, और ये केमिकल मैसेंजर कहाँ जाएगा, लीवर के पास जाएगा। इंसुलिन का काम क्या होता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, ये इंसुलिन का काम होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। तो ये काम कौन करेगा, ये काम तो करेगा लीवर। दिस एक्स्ट्रा ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन इन द लीवर, नॉट इन द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से क्या रिलीज हुआ है, सिर्फ इंसुलिन। तो इंसुलिन इज एक्टिंग एज अ केमिकल मैसेंजर, एक मैसेज लेके आया है लीवर के पास, और वो मैसेज जो है उस मैसेज के थ्रू ये लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर्स भी कहा जाता है। और हार्मोन्स का एक दूसरा नाम भी है ऑटोकॉइड्स, और ये जो टर्म था हार्मोन ये स्टार्लिंग ने दिया था, ग्रीक टर्म हार्मोन से ये derive हुआ था। Our body secretes various types of hormones by means of various types of endocrine glands, and study of this entire endocrine gland and you can say endocrine system is known as endocrinology। और इस endocrinology के founders थे बेलिस और स्टार्लिंग, जिन्होंने की फर्स्ट हार्मोन सिक्रीटीन को डिस्कवर किया था, ठीक है। जो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर हुआ था दैट वाज सिक्रीटीन। एंड द लास्ट three type of glands, endocrine, exocrine and heterocrine. Endocrine means ductless gland, exocrine glands which have duct in them, heterocrine both type, that means they have some endocrine functions also and they perform some exocrine functions also। कुछ substances इनमें by means of duct travel होते हैं तो ये exocrine होते हैं, और कुछ इसमें हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि डक्टलेस सिक्रीट होते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जैसे कि मैंने आपको पैंक्रियाज का एग्जांपल दिया था कि पैंक्रियाज में इंसुलिन और ग्लूकागॉन बाय मींस ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये एंडोक्राइन हो गया। और पैंक्रियाज से ही पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट से ट्रेवल होता है, तो इसलिए पैंक्रियाज को हम कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड।
Now let's have a look on similarities and differences of hormones and enzyme. हार्मोन और एंजाइम में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर देखते हैं। तो पहले सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं हार्मोन्स और एंजाइम्स की। ये सारे पॉइंट्स मैंने इसलिए यहाँ पर क्लियर कट लिखे हुए कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं, और प्लस अगर ये आप पॉइंट याद रखेंगे तो आपको नीट्स के लेवल पर जब ये क्वेश्चन आएगा इसमें हार्मोन और एंजाइम के बीच में डिफरेंस या सिमिलैरिटी पूछी जाएगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बेटर यहाँ पर आप इस पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। सो द फर्स्ट सिमिलैरिटी इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। हार्मोन हो या एंजाइम हो, ये हमको किसी खाने से नहीं मिलता है। ऐसा कोई खाना नहीं है, ऐसा कोई नेचुरल फूड नहीं है जिसमें हार्मोन या एंजाइम प्रेजेंट हो। दैट मीन्स बोथ दीज हार्मोन्स एंड एंजाइम्स दे आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी इटसेल्फ। ठीक है। सेकंड, रिक्वायर्ड इन माइन्यूट अमाउंट। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है हार्मोन्स की या एंजाइम्स की। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट जो होता है वो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट है, थोड़ा सा यूज अप होता है और रिएक्शन की स्पीड अप कर देता है। नेगेटिव कैटलिस्ट भी थोड़ा सा यूज होता है और रिएक्शन की स्पीड को डाउन कर देता है। सेम एज इट इज यहाँ भी है कि हार्मोन्स और एंजाइम्स ये हमारी बॉडी में रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। तो चाहे हार्मोन्स हो या एंजाइम्स हो, बोथ आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज ईजिली सॉल्युबल, यानी कि हार्मोन्स और एंजाइम्स हमारे प्लाज्मा में, हमारे ब्लड में, दे आर इजिली सॉल्युबल, आराम से ये डिसॉल्व हो जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू डिफरेंसेस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। द फर्स्ट डिफरेंस, जो एंजाइम होती है वो रीयूजेबल होती है। एंजाइम को हम फिर से यूज कर सकते हैं, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें एंजाइम कंज्यूम नहीं होती है। ठीक है, जब कंज्यूम नहीं होगी तो हम उसको फिर से यूज कर सकते हैं, जबकि हार्मोन्स यूज्ड अप हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए हार्मोन्स को हम दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते। हार्मोन्स की अगर फिर से ज़रूरत पड़ेगी तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को उनको फिर से सिक्रीट और रिलीज करना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस। एंजाइम्स हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के टाइम पर कंज्यूम नहीं होती हैं, खत्म नहीं होती हैं और हम उनको फिर से यूज़ कर सकते हैं, जबकि हार्मोन्स यूज्ड अप हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं और वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। नाउ द सेकेंड डिफरेंस, एंजाइम्स दे आर लोकल इन एक्शन वाइल हार्मोन्स दे आर सर्कुलेटेड इन ब्लड। इस पॉइंट को आप एक एग्जांपल से समझिए। डाइजेशन में जितनी भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड होती हैं, या तो वो इंटेस्टाइनल वॉल से रिलीज होती हैं, या तो वो स्टमक के जो वॉल होती है वहाँ से निकलती हैं, या तो वो एंजाइम्स पैंक्रियाज से प्रेजेंट निकलती हैं, और या वो लीवर से आती हैं। तो एंजाइम्स जो आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? स्टमक में और इंटेस्टाइन में हो रहा है डाइजेशन, तो आसपास से आ रही हैं। तो एंजाइम का एक्शन, इसीलिए मैंने लिखा है कि एंजाइम का एक्शन लोकल होता है, यानी एंजाइम जहाँ पे सिक्रीट हो रही हैं और रिलीज हो रही हैं उसी के आसपास उनका काम होता है। ठीक है, जबकि हॉर्मोन्स के बारे में लिखा है दे आर सर्कुलेटेड इन ब्लड। सपोज का एग्जांपल आपको देता हूं ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, इट इज अफेक्टिंग आवर एंटायर बॉडी ग्रोथ। तो ये हार्मोन कहां जा रहा है? पूरी बॉडी में जा रहा है। तो हार्मोन का एक्शन जो होता है वो लोकल नहीं होता है, इट अफेक्ट्स द एंटायर बॉडी। अब जब हार्मोन का इफेक्ट पूरी बॉडी पर हो रहा है, दैट मीन्स पूरी बॉडी में गया तो होगा ही, और कैसे गया होगा? बाय मीन्स ऑफ ब्लड। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि एंजाइम का एक्शन लोकल होता है, जबकि जो हार्मोन का एक्शन होता है वो सर्कुलेट होता है पूरे ब्लड में और पूरी बॉडी में उसका एक्शन दिखाई पड़ता है। एक और एग्जाम्पल इसका आपको बताता हूँ। सपोज इंसुलिन जो कि पैंक्रियाज से रिलीज होता है, पैंक्रियाज में सिक्रीट होता है और वहीं से रिलीज होता है। तो अगर इंसुलिन की प्रॉब्लम हो जाए किसी को तो डायबिटीज उसको हो जाएगी। तो क्या ये डायबिटीज सिर्फ पैंक्रियाज के आसपास रिस्ट्रिक्टेड रहेगी? क्या उसको शुगर सिर्फ एब्डोमेन एरिया में होगी, पूरी बॉडी में शुगर नहीं होगी? नहीं, उसको तो पूरी बॉडी में शुगर हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्मोन का जो भी इफेक्ट होता है वो लोकल नहीं होता है, लोकलाइज्ड नहीं होता है और पूरी बॉडी में दिखाई पड़ता है। एंड नाउ द लास्ट डिफरेंस, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ऑल प्रोटीन्स। एंजाइम्स, जितनी भी एंजाइम्स आपको दुनिया में मिलेंगी, चाहे वो प्लांट की एंजाइम्स हो, चाहे वो एनिमल्स की एंजाइम हो, सब की सब एक्सक्लूसिवली प्रोटीनेशियस होती है, प्रोटीन्स की बनती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी एंजाइम्स हैं वो ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जबकि हार्मोन्स के साथ ऐसा नहीं है। हार्मोन्स प्रोटीनेशियस भी हो सकते हैं, यानी प्रोटीन्स की भी बने हो सकते हैं,
स्टेरॉइड के बने भी हो सकते हैं या एमीन्स के बने हुए भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, एंजाइम्स सिर्फ प्रोटीन्स की बनी होती हैं, जबकि हार्मोन्स प्रोटीनेशियस भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ एमीन्स ऑल्सो। Now the next two important terms that you can see over here is synergism and antagonism। अब ये synergism और antagonism क्या है? हमारी बॉडी में किसी भी एक प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जब दो हार्मोन एक साथ काम करते हैं तो उसको कहते हैं सिनर्जिज्म, और जब एक ही प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए दो हार्मोन ऑपोजिट काम करते हैं तो उसको बोलते हैं एंटागोनिज्म। सिनर्जिज्म का एग्जांपल आपको देता हूं। सिनर्जिज्म मैंने बताया जहां पर एक ही प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए दो हार्मोन एक साथ काम करते हैं। अभी एक साथ कहां काम कर रहे हैं, एग्जांपल देखिए आप। ओवरी में जब प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर होती हैं इनटू ओवा, तो ये काम कौन करता है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हम ये कह सकते हैं कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इट इज कन्वर्टिंग द प्राइमरी फॉलिकल्स टू अ मैच्योर फॉलिकल इन विच ओवा इज प्रेजेंट। ठीक है, अब ये ओवा बन गया अंडर द इफेक्ट ऑफ LH। अब ये ओवा यहाँ पर ओवरी में तो रहेगा नहीं, इट हैज टू बी फर्टिलाइज्ड, तो इसको बाहर आना है फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ये कौन काम करेगा, ये काम करता है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन कराता है, जिससे कि ये जो ओवा बना था अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH, वो ओवा अब LH के इफेक्ट से ओवरी से बाहर आएगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर जो पूरा एक प्रोसेस है कि ओवरी के अंदर ओवा बन के फिर बाहर आना, उसका ओव्यूलेशन होना, ये दो हार्मोन मिलके काम कर रहे हैं, FSH और LH, यानी अ सिंगल प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय टू हार्मोन्स वर्किंग इन अ सेम लाइन। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम सिनर्जिज्म। एंटागोनिज्म में मैंने आपको बताया जहां पर एक ही प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए दो हार्मोन्स ऑपोजिट काम कर रहे हैं। अब ये ऑपोजिट कहां काम करते हैं उसका एग्जांपल समझिए आप। पैंक्रियाज में दो हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम क्या होता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके शुगर लेवल को डाउन कर देना, और ग्लूकागॉन का काम क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन है लीवर में प्रेजेंट, जो कि स्टोर्ड है, उसको जब हमारी बॉडी में शुगर कम हो जाती है तो ये ग्लूकागॉन इस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को वापस शुगर में कन्वर्ट कर देती है। तो आप देखिए फंक्शन दोनों के, इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। तो फंक्शन दोनों के उल्टे हो गए, लेकिन दोनों एक सिंगल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन करना। तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन हमारी बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन कर रहे हैं, यानी एक ही प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। जब भी हमारी बॉडी का शुगर लेवल डाउन हो जाएगा तो ग्लूकागॉन आएगा और ग्लाइकोजन से शुगर बना देगा, और जब भी कभी हमारी बॉडी का शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो इंसुलिन उस ज़्यादा शुगर को, एक्स्ट्रा शुगर को कन्वर्ट कर देगी ग्लाइकोजन में। तो दोनों ही उल्टे काम कर रहे हैं, एक इंसुलिन शुगर से यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट करा रहा है, और जबकि ग्लूकागॉन इसी ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो बोथ आर एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन, दोनों ही फंक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बट दे आर कंट्रोलिंग अ सिंगल प्रोसेस दैट इज मेंटेनिंग द शुगर बैलेंस इन आ बॉडी। दैट्स वाई उसको हम बोलते हैं एंटागोनिज्म, कि एक ही प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए दो अलग अलग हार्मोन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज नॉन एंडोक्राइन हार्मोन्स। नॉन एंडोक्राइन हार्मोन्स का मतलब होता है कि ऐसे हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज नहीं हुए हैं, किसी और जगह से रिलीज हुए हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं, दीज आर हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस बट आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड के प्रोडक्ट नहीं होते हैं, ये कहीं और से रिलीज होते हैं। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ह्यूमन सीमेन में प्रेजेंट होता है। ये बनता कहाँ पर है, ये इसका सोर्स क्या है, सेमिनल वेसाइकिल। सेमिनल वेसाइकिल अगर आपने क्लास 10th में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हो तो उसमें सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड होता है जो कि सेमिनल फ्लूइड को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इसका सिक्रीशन जो है वो सीमेन बनाता है। तो ये जो सेमिनल वेसिकल है उसी से ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं। तो आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन सीमेन में, और बनता कहाँ पर है, तो सेमिनल वेसाइकिल में। और फिर एक थर्ड क्वेश्चन बनता है इस पॉइंट से प्रोस्टाग्लैंडिन के, कि प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, वैसोडाइलेशन, वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रीन मसल। तो ये तीन फंक्शन आप याद रखिएगा, प्लस कि कहाँ ये प्रेजेंट होता है और इसका सोर्स क्या होता है।
नाउ द नेक्स्ट नॉन एंडोक्राइन हार्मोन इज फेरोमोन्स। ये फेरोमोन्स एनिमल रिलीज करते हैं फ्रॉम देयर स्किन। अब चूंकि ये एनिमल अपनी स्किन से डायरेक्टली बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं, तो इसलिए फेरोमोन्स को एक्टो हार्मोन्स भी कहा जाता है। एक्टो हार्मोन टर्म याद रखिएगा, एक्टो का मतलब बाहर, ठीक है। तो चूंकि ये हार्मोन डायरेक्टली स्किन के बाहर रिलीज होते हैं, जनरली अब तक जितने भी हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा वो सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं इनटू द ब्लड, बॉडी के बाहर कोई डायरेक्टली रिलीज नहीं हो रहा है। ये फेरोमोन्स बॉडी के बाहर एनिमल्स डायरेक्टली रिलीज करते हैं, इसलिए इनको एक्टो हार्मोन्स कहा जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये फेरोमोन्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। फेरोमोन्स दे आर यूज फॉर केमिकल कम्युनिकेशन। तो ये जो एनिमल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, दे कम्युनिकेट बाय मीन्स ऑफ दीज फेरोमोन्स। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ फेरोमोन्स का, कि कैसे एनिमल्स इसको एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं। फीमेल सिल्क मॉथ अपने स्किन से रिलीज करती है एक फेरोमोन नोन एज बॉम्बीकोल। ये बॉम्बीकोल एक फेरोमोन है जो कि फीमेल सिल्क मॉथ रिलीज करती है, और जब ये बॉम्बीकोल एयर में जाता है तो मेल सिल्क मॉथ इसको डिटेक्ट कर लेता है और अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स फीमेल फॉर मेटिंग। तो ये बॉम्बीकोल क्या है एक्चुअली? ये है एक अट्रैक्टेंट, एक सेक्स अट्रैक्टेंट जो कि फीमेल सिल्क मॉथ ने रिलीज किया है टू अट्रैक्ट द मेल। एक और एग्जांपल इसका आपको बताता हूँ। बहुत से एनिमल्स को आपने देखा होगा कि वो अपनी स्किन को किसी दीवार से या किसी पेड़ से रब करते हैं अपनी स्किन को। तो ये रबिंग के दौरान ये अपनी स्किन से फेरोमोन उस पेड़ पर या दीवार पर छोड़ देते हैं, और ये एक सिग्नल होता है, एक वार्निंग होती है उस एनिमल की जो कि अपने आप को रब कर रहा है कि नाउ दिस एंटायर टेरिटरी इज माइन। इसको बोलते हैं टेरिटरी मार्किंग। तो ये एनिमल जो है वो फेरोमोन्स के थ्रू एक मैसेज देते हैं दूसरे एनिमल को कि अब ये टेरिटरी मेरी है, इसमें तुम्हें नहीं आना है। एंड देयर आर वेरियस अदर वेज कि ये एनिमल्स कौन कौन से फेरोमोन्स रिलीज करते हैं। अब वो हम एक लिस्ट एक देखते हैं कि एनिमल्स कौन कौन से फेरोमोन रिलीज करते हैं और वो कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो आपको यहाँ स्लाइड में दिख रहा होगा टाइप ऑफ फेरोमोन्स और उसके एग्जाम्पल्स। जो पहला टाइप दिख रहा है वो है सेक्स फेरोमोन। ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था बॉम्बीकोल का, उसके एग्जांपल में आता है ये। तो सेक्स फेरोमोन बॉम्बीकोल रिलीज होता है बाय मींस ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ बॉम्बीकोल रिलीज करता है। बॉम्बीकोल क्या है? फेरोमोन है। हनी बी ये क्वीन सब्सटेंस रिलीज करती है टू अट्रैक्ट द मेल्स। कैट सिवेटॉन नाम का फेरोमोन रिलीज करती है टू अट्रैक्ट द मेल। तो ये जो बॉम्बीकोल है, क्वीन सब्सटेंस है, ये सेवेटोन है, ये तीनों ही फेरोमोन फीमेल्स के थ्रू रिलीज होते हैं टू अट्रैक्ट द मेल्स। एक और इसमें दिया हुआ है मस्क डियर जो है वो रिलीज करती है मस्कॉन। ये जो मस्कॉन है ये भी एक तरह का फेरोमोन है जो कि अपने मेल को अट्रैक्ट करने के लिए फीमेल रिलीज करती है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फेरोमोन इज अलार्म फेरोमोन। अलार्म फेरोमोन जो है वो अपने ही स्पीशीज के एनिमल्स एक दूसरे को सतर्क करते हैं कि सामने कहीं डेंजर है। तो ये अगर सामने मान लीजिए कहीं डेंजर है तो एनिमल जो है वो अपनी बॉडी को, स्किन को कहीं पर रब कर देगा, और ये जो फेरोमोन है उसी स्पीशीज का, उसी ग्रुप का दूसरा एनिमल वहां पर आके उस फेरोमोन को डिटेक्ट कर लेगा और समझ जाएगा कि यहाँ पर डेंजर है, अब इसके आगे नहीं जाना है। एंड द थर्ड वन इज मार्किंग फेरोमोन। ये अभी मैंने आपको बताया था मार्किंग फेरोमोन जो है टेरिटरी मार्किंग के लिए होता है। जो मैंने आपको बताया था कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी स्किन को दीवार से या पेड़ों से रब कर लेते हैं और एक टेरिटरी मार्क कर लेते हैं कि ये टेरिटरी मेरी है, अब इसमें किसी दूसरे एनिमल को नहीं आना है। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ नॉन एंडोक्राइन हार्मोन इज साइटोकाइन। ये जो साइटोकाइन है ये डिफेंस सेल से प्रोड्यूस होते हैं। डिफेंस सेल्स इनको बनाते हैं। और ये डिफेंस सेल्स क्यों बनाते हैं? डिफेंस सेल्स भी एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए बनाते हैं कि सपोज करिए यहाँ पे कोई डिफेंस सेल्स है, कोई डिफेंस सेल्स यहाँ पर है, और अगर बॉडी में कोई दिक्कत हो गई और बॉडी को कुछ भी, जो डिफेंस सेल्स हैं, हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको कुछ प्रोड्यूस करना है, सपोज करिए आप एंटीबॉडीज़ ही प्रोड्यूस करनी है, तो यहाँ वाले डिफेंस सेल्स यहाँ वाले डिफेंस सेल्स को कैसे बताएंगे? तो ये वाले जो डिफेंस सेल्स हैं ये साइटोकाइंस रिलीज करेंगे एंड दीज साइटोकाइंस विल रीच ओवर हियर। यहाँ जो डिफेंस सेल्स हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ के साइटोकाइन, और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ के डिफेंस सेल्स को भी अलर्ट कर देंगे कि आपको भी एंटीबॉडीज रिलीज करनी है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो जो डिफेंस सेल्स है उनका एक्शन कैसे हुआ? लोकलाइज एक्शन भी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, और अगर पूरी बॉडी में एंटीबॉडीज रिलीज करनी है तो इनका एक्शन वाइड स्प्रेड भी हो सकता है। यानी कि जो डिफेंस सेल्स साइटोकाइन रिलीज करते हैं इनका एक्शन लोकल भी हो सकता है और पूरी बॉडी में भी हो सकता है। नीट में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि साइटोकाइन
कौन से सेल्स से बनते हैं, तो योर आंसर वुड बी डिफेंस सेल्स। और इनके दो पेक्यूलियर एग्जांपल्स हैं जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में और नीट एग्जाम में। वो एग्जांपल है इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स का नाम मेरे हिसाब से आपने सुना होगा, इंटरल्यूकिन हो सकता है आपके लिए नया टर्म हो। तो ये दोनों ही टर्म याद रखिएगा, दोनों एग्जाम्पल्स हैं साइटोकाइन के, जो कि जनरली हमारी बॉडी के डिफेंस सेल्स सिक्रीट करते हैं टू कम्युनिकेट विद other defense cells of the body. So here I end the lecture. In the next topic I'll discuss about hypothalamus and the neurohormones secreted by the hypothalamus and the effect of these neurohormones on various endocrine glands, that is pituitary, thyroid and etc. So the next lecture is going to be very important because we will be now going into the detail of the chapter. So stay tuned. Thank you.